Okay, now we are about to start with a new chapter of 12th physics, that is chapter number 5. नाम है क्या? ऑसिलेशंस. ठीक है, सबसे पहले ऑसिलेशन वर्ड को अंडरलाइन करो, लिखो. ऑसिला यानी ऑसिलेशन वर्ड आया है ऑसिलियो से, और ऑसिलियो का मतलब होता है टू स्विंग. ऑसिलियो का मतलब होता है क्या? ऑसिलियो का मतलब होता है क्या? टू स्विंग. स्विंग मतलब क्या? कोई भी चीज़ का झूलना. मिसाल के तौर पे सपोज करो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो भी ऑसिलेट कर रहा है, ये झूल रहा है. या हम लोग कोई बच्चे को झूला दे रहे हैं, या झाड़ पर जो है झूला करते हैं हम लोग, गार्डन में करते हैं, उसको बोलेंगे स्विंग करना. समझ में आया? सर्कुलेशन नहीं, स्विंग करना. तो याद रखो, समथिंग रिलेटेड टू स्विंग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. कौन कौन से ऑब्जेक्ट कैसा करते हैं उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस भी देखेंगे. ठीक है, सबसे पहला आपके बुक में जो पिंक कलर का 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे. वो इसलिए क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड 5.1 इंट्रोडक्शन सारा दिया हुआ है. मतलब उसी 5 क्वेश्चन जो पूछा है उसी के आंसर उस 2 पैराग्राफ में दिया हुआ है. समझ में आया? तो उसको देखना ज़रूरी है. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन. अभी देखिए, लीनियर मोशन मतलब क्या? लीनियर वर्ड आया है लाइन से. तो एनी सर यानी कि एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी सरफेस पे अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, सपोज ये कार है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो ये मूव हो रहा है, तो यानी कि मोशन कर रहा है. लेकिन कैसा मोशन कर रहा है? इन अ स्ट्रेट पाथ. तो इसीलिए उसको बोलेंगे लीनियर मोशन. दूसरा जो उसने पूछा है कि एंगुलर मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन. एंगुलर मोशन मतलब क्या? ऐसा कोई मोशन जो मूव करते वक्त एंगल बनाए. तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं कि सपोज करो ये सर्कुलर पाथ है, ये उसका सेंटर है अप्रॉक्सीमेटली, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ गया, बराबर है. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया. उस वक्त उसने इस सर्कुलर पाथ पर जब ट्रैवल किया तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या हो गया, या एट द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया? एक एंगल बन गया. तो ये मूवमेंट कौन सा हो गया? एंगुलर मूवमेंट. समझ में आया? तो ये हो जाता है क्या? एंगुलर मूवमेंट. तो एनी सर्कुलर मोशन या सर्कुलर आर्क भी अगर बनता है उसको भी एंगुलर मूवमेंट बोलेंगे. चैप्टर नंबर 1 में हमने ये देख चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझा, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन क्या है? कैन यू गिव सम, एक है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेशंस इन आवर डेली लाइफ. देखो, ऑसिलेशन का अगर हम लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना है, बुक में ही लिखा है, खुद ही बोला है उसने कि सपोज करो कोई घड़ी का पेंडुलम है, तो ये क्या हो रहा है? ये देखो, एक जगह से मिडल से, लेकिन उसको फोर्स लगाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह से वापस सेंटर, फिर ऐसा ऐसा ये ऑसिलेट हो रहा है. दूसरा उसने क्या बोला है? सीविंग मशीन जो होती है, जो हमारे घर की कपड़े सीने की जो मशीन होती है, उसकी जो सुई होती है, नीडल होती है, वो क्या कर रही है? ऑसिलेशन कर रही है. अब ये नहीं समझना बुद्धा निकाल रहा मतलब कि ये ऑसिलेशन होता है. समझ में आया? वो दिख रहा नहीं है. हाँ, अरे क्या? कैमरे में नहीं आ रहा. अच्छा, चलेंगे, ठीक है. अच्छा, चलो, कोई बात नहीं. तो समझ में आया? तो देखो, याद रखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्प्रिंग के अंदर मास बांध दिए, सपोज करो एक या तो फिर रबर पकड़ लो, रबर या स्प्रिंग के अंदर मास बांध दिए और उसको ऐसा नीचे खींचे थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक नेचर है. जैसा छोड़ेंगे तो खाली ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, फिर नीचे जाके ऊपर आएगा, ऊपर नीचे ऐसा होएगा. तो ये भी एक तरीके का ऑसिलेशन का एग्जाम्पल है जो हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं. समझ में आया? इसके अलावा जो भी बुक में दिया है वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. पेंडुलम हो गया, फिर उसके बाद स्विंग यानी झूला हम लोग जो खींचते हैं पीछे, ये हम लोगों ने क्या किया? इसका पोटेंशियल एनर्जी दी है, वर्क डन. देखो, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मैंने फोर्स लगाकर क्या किया? झूले को डिस्प्लेस किया, यानी कि उसकी जगह को चेंज किया. तो मैंने क्या किया? वर्क डन किया. अब मैं छोड़ दूँ तो क्या हो जाए? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये क्या हो जाएगा? ये एक मोशन में आ जाएगा. तो ये जब मैंने वर्क डन किया, मेरे वर्क डन की वजह से उस झूले में पोटेंशियल एनर्जी
आ गई, और जैसा मैंने छोड़ा ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और फिर वो ऑसिलेशन उसने काइनेटिक एनर्जी के ज़रिए से किया। तुम लोग को समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें तो याद रखो, झूला जो होता है, स्प्रिंग का जो मोशन हम लोगों ने बोले, फिर उसके बाद पेंडुलम का मोशन, फिर उसके बाद नीडल ऑफ सीविंग मशीन, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये हमारे डेली लाइफ में, और ये आपके पहले 2 पैराग्राफ में ही सारी चीज़ें मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? डू यू नो अबाउट रीस्टोरिंग फोर्स? अभी ये देखो, ये ज़रा समझने वाली, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? देखो वहाँ लिखा है व्हाट यू नो, या सॉरी, डू यू नो अबाउट रीस्टोरिंग फोर्स, तो लिख दो नो, खत्म हो गया, चलो आगे चलो। तो देखो रीस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनो। सपोज करो, पहले तो ये सपोज करो कि ये चल रहा है, हाँ, सपोज करो ये एक रिजिड सरफेस है या रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किए, एक रस्सी या स्ट्रिंग के ज़रिए से एक बॉल को बांधे, जिसको बॉब बोलते हैं, BOB बॉब। ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है, ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है। हम लोगों ने क्या किए, इसको डिस्प्लेस किए, फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस किए उसकी जगह से, और सर्टन जगह यानी ऐसी जगह पर या ऐसी पोजीशन पे उसको लेकर आ गए। तो क्या हो गया, वही चीज़ मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया फोर्स लगाकर, तो इसका मतलब वर्क डन हुआ, और वर्क डन हुआ, बराबर है। और जब मैंने ऐसा किया तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। अब मैंने उसको छोड़ा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड नाउ इट स्टार्टेड मूविंग। अब इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन मतलब क्या, इन सेंटर या बीच में, समझ आया? जैसे आप लोग मीन निकालते हो 2 अलग अलग नंबर का डिवाइड बाय 2 करके, अगर 2 नंबर है तो 3 है तो डिवाइड बाय 3 करके। तो अब मैं इनकी पोजीशन समझा रहा था कि अगर सपोज करो इफ़ दिस बॉब इज़ नॉट इन मोशन, तो ये इसके मीन पोजीशन पे है, समझ आया, या उसका सेंटर पार्ट। और ये जो है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। मतलब क्या, इसके आगे ये नहीं जा सकता, यानी कि ये इसकी सपोज करो जो भी हम लोगों ने फोर्स दिए उसको या डिस्प्लेस किए, ये उसका लास्ट लिमिट है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। और सपोज करो ये नेचुरली ये मेरा राइट साइड है, तो ये राइट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन है। और अगर मैं इसको यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, तो सपोज करो मान लो कि ये मेरा लेफ़्ट साइड का, हालांकि लेफ़्ट और राइट ऐसा कुछ बोलते नहीं है, बस दोनों को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। बोलो समझा? ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है हमको वो देखना है। रीस्टोरिंग वर्ड क्या बोल रहा है, वापस से, री बोले तो रिपीट, स्टोर बोले तो उसको उसकी जगह पर वापस लेके आना। जैसे ही मैंने उसको खींचा, वर्क डन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी सेव हुई, छोड़ा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और ये ऑसिलेट होना शुरू हुआ। जब ये यहाँ से छोड़ा मैंने, ये मीन पर आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, अब वो आगे जाएगा, तो वहाँ पर जाएगा, उसकी लास्ट लिमिट क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन से उसको एक फोर्स पड़ेगा, और वो फोर्स उसको डायरेक्शन देगा कि तू सेंटर में जा। सेंटर से कोई उसको खींच नहीं रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन जो है वहाँ से उसको फोर्स पड़ेगा कि भाई तू किधर आ, सेंटर की तरफ आ। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, और रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है पोजीशन ऑफ द बॉब। समझ में आया? मगर ड्यू टू इनर्शिया, वर्ड बुक में नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ड्यू टू इट्स इनर्शिया ये रुकेगा नहीं यहाँ पर, ये वापस इधर आएगा। कुछ समझ में आया? तो जैसे ही ये बॉब लेफ्ट साइड में आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक फोर्स एक्ट करेगा अगेन, और ये फोर्स इस बॉब को मेन पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करेगा। समझ में आया? तो ये फोर्स जो होता है, जो बॉब को हर वक्त ट्राई करता है कि उसकी मेन पोजीशन पर उसको रखे या लेकर जाए, उसको बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ गया? उसको बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। अरे समझा? ये था एक बेस्ट एग्जांपल देने के लिए, इसके लिए बोला। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेक यूज़ ऑफ ऑसिलेशंस, कैन यू आइडेंटिफाई। तो देखो आप लोगों ने देखे होंगे एक बेहतरीन मूवी मोहब्बतें करके कोई मूवी है, उसमें बहुत हैंडसम सा हीरो है तो उसके अंदर जो है वो वायलिन वगैरह जो बजाता है, तो वो जो तारे होती है ना जो उसके ऊपर, तो ये ना डूइंग डूइंग करके बजती है, तो ये क्या है, ये भी एक ऑसिलेशन
का जो है मतलब वो है, समझ में आया। हाँ, उसके बाद गिटार है, फिर उसके बाद जो तबला वगैरह जो है ये क्या करते हैं, एनिमल की स्किन्स को स्ट्रेच करके उसको बनाते हैं, समझ में आया। हाँ, एनिमल की स्किन को स्ट्रेच करके बनाते हैं। तो स्ट्रेच करने की वजह से क्या हो गया, अगर हल्का भी उसके ऊपर फोर्स मारेंगे तो वो वाइब्रेट होती है, उस वाइब्रेशन, और वो हॉलो होता है तो वो वाइब्रेशंस जो है उस हॉलो के अंदर के जाकर जो है एक आवाज़, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो डुम डुम करके आवाज़ आती है वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या है, तबला वगैरह जो है हम लोग वो बोलेंगे, वायलिन बोलेंगे, गिटार बोलेंगे, समझ में आया। ये सब क्या है, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेशन मोशन के ज़रिए से चलते हैं। याद रखो, गिटार का वाइब्रेट होना भी ऑसिलेशन है। क्यों, वाइब्रेट कैसा होता है, ऊपर नीचे होता है। तो ये भी क्या है, ये समझ में आया, लीनियर। हाँ, तो ऐसा भी हो रहा, तो लीनियर। हाँ, लास्ट एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डज, क्या है, हाँ, व्हाई डज बॉल फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है, वाटर है क्या, जो भी है, क्या है, हाँ, बॉब्स अप एंड डाउन इज इफ पुश्ड डाउन एंड रिलीज। मतलब क्या मालूम है, पानी लो, पानी के अंदर एक बॉल ऐसा पकड़ो, ठीक है, प्लास्टिक का ही रहेगा नेचुरली, और उसको ऐसा दबाने की कोशिश करो। वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। पानी है, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पानी का सरफेस है, पानी के सरफेस के ऊपर आपने बॉल रखे, ये बॉल अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन बॉल के यानी कि वज़न से ज़्यादा है, तो वो उसको अंदर नहीं जाने देगा। अब ज़रा ध्यान से सुनो, आप क्या करेंगे, ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो अंदर डूब जाए। आपने क्या किए, डिस्प्लेस किए अलॉन्ग विद द फोर्स, तो क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ये वर्क डन वापस से सेम चीज़, वही कॉन्सेप्ट है कि ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब आपने जैसा उसको छोड़े, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ये अब क्योंकि इसका वज़न हल्का है, इसके लिए वो क्या करेगा, ऊपर आएगा, दो फोर्स उसको ऊपर लेकर आएंगी। आपकी दी हुई काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा कौन सा फोर्स रहेगा इसके अंदर, अप थ्रस्ट फोर्स। अप थ्रस्ट फोर्स मतलब क्या, बाउंसीनेस ऑफ द वाटर, ये उसको ऊपर लाएगा। हाँ, बॉयंसीनेस ऑफ द वाटर, तो ये उसको ऊपर लेकर आएगा। जैसे ऊपर लेकर आया, एक जन बैठा है पैर खींचने के लिए, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स को और नेचुरली बॉल को भी नीचे की तरफ खींचेगा। जैसा नीचे खींचा, वापस से इसकी पोजीशन चेंज हुई, विच इज़ नथिंग बट गेन, उसको गेन करवाई पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी वापस से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ये ऐसा सिलसिला चलता जाएगा। पानी ऊपर नीचे, बॉल भी ऊपर नीचे। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड बॉल सरफेस, आहिस्ते आहिस्ते ये बाउंसीनेस या जो अप थ्रस्ट है ये कम होता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि पानी और बॉल, पानी तो रुकेगा नहीं पूरी तरह से, लेकिन बॉल जो है अब वो उतना नीचे नहीं जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वो सरफेस के ऊपर फ्लोट होता रहेगा। समझ में आया पांचों पॉइंट। ये था आपका 5.1 इंट्रोडक्शन, और इसी पांचों पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है 5.1 में। ज़्यादातर एग्जाम्पल उसी के दिए गए हैं। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आता है क्या, 5.2, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, पीरियोडिक मोशन, बराबर है। 5.2 बता दीजिए, हाँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिक। चलो स्टार्ट। अभी देखो पीरियोडिक मोशन, ये 2 पेज ना 3 पेज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। देखो पीरियोडिक मोशन, देखो वर्ड खुद बोल रहा है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, वो मोशन जो कुछ ना कुछ अपने, मतलब ऐसा मोशन जो रिपीट हो रहा है, ऐसा मोशन जो रिपीट हो रहा है। मिसाल के तौर पे देखो, ये भी रिपीट हो रहा है, यहाँ से लिए छोड़ दिए, गया आया, ये एक हुआ। दूसरा मशीन का जो सुई है। तीसरा घड़ी का कांटा, 12 से सपोज शुरू हुआ, घूम फिर के वापस से 12 पे आएगा। तो ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है। देखो, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ या उसके पैटर्न को रिपीट करता है, उसको बोलेंगे क्या, पीरियोडिक मोशन। इसका मैं मांगता तो डेफिनेशन देता हूँ आप लोगों को, लिखेंगे क्या, लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाता है, बोलो रे, पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है उसको बोलेंगे क्या, पीरियोडिक मोशन। समझ में आया। और वहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मून हमारे अर्थ के आसपास रिवॉल्व हो रहा है, ये भी पीरियोडिक मोशन है।
अप्रोक्सीमेटली 28 डेज का कुछ वो होता है, ठीक है, वो एक चक्कर मारता है मून अर्थ के आसपास, समझ में आया। वैसा ही अपना अर्थ जो है सन के आसपास 365 डेज प्लस 6 आवर्स जितना वो घूमता है, यानी कि 1 साल कंप्लीट करता है। तो ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। क्यों, वैसा ही घूमते जा रहा है और वैसे ही घूम रहा है, वैसे ही घूमते रहेगा, अल्लाह की मर्जी जब तक, समझ में आया। तो वैसे ही घूमते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पीरियोडिक मोशन है, समझ में आया। अब ज़रा ध्यान से देखो, पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, जल्दी बोलो। बस, वेरी गुड। पीरियोडिक मोशन को, अपने पीरियोडिक मोशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक टाइम, समझ में आया। जैसे कि 1 आवर के लिए 60 मिनट इज अ पीरियोडिक टाइम, और 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड इज अ पीरियोडिक टाइम, समझ गया। तो ये हो जाता है हमारे अर्थ के रोटेशन के लिए 365 डेज प्लस 6 आवर्स, ये हो जाता है उसका पीरियोडिक टाइम वगैरह वगैरह। अब मून के लिए 28 दिन बोला था मैंने, तो वो जो हो जाता है ये पीरियोडिक टाइम होता है कि आपको सेम टाइप का मोशन आ गया, सेम टाइप का मोशन रिपीट करता है। हाँ, तो वो कितने टाइम में कर रहा है उसको बोलेंगे पीरियोडिक टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हो गया, ये हो गया। अभी याद रखो, हाँ, एक चीज़ बोला है, अनदर पीरियोडिक मोशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, अब यहाँ से सब ऑसिलेशन के बारे में ज़्यादातर बोला जाएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है, वही ये वाला जो है, हाँ, टू और फ्रो, क्या बोलते उसको, हाँ, टू एंड फ्रो, यानी ऐसा आगे पीछे जो होएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन, समझ में आया, या वाइब्रेटरी मोशन, इसको ये बोलेंगे। अभी ज़रा ध्यान से सुनो कि इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन जैसा दिया है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन। मतलब समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। देखो, घड़ी का कांटे का घूमना इज अ पीरियोडिक मोशन, लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या, गया आया, हाँ, झूला जैसा। तो ये क्या है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। और ये क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन भी है। क्यों, हाँ, सेम टाइम ट्रैवल कर रहा है या सेम पैटर्न में चल रहा है, समझ में आया। वैसा ये भी सेम पैटर्न में चल रहा है घड़ी का कांटा, लेकिन ये ऑसिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ समझ में आया। तो एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, कुछ समझ में आया। तो पीरियोडिकली वो चलता है, इसके लिए उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, हर ऑसिलेटरी मोशन को। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोलेंगे, समझ में आ गया। शायद ये गिव रीजन में आ जाए। अब आता है क्या, SHM, मतलब क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक वर्ड को अंडरलाइन करो, लिखो, हारमोनिया वर्ड से आया है, विच इज नथिंग बट रिलेटेड टू म्यूजिक, विच इज नथिंग बट रिलेटेड टू म्यूजिक, ठीक है। हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जरा ध्यान से सुनो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ज़्यादातर इसको SHM के नाम से मतलब मशहूर है और जाना जाता है। तो SHM एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा होता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या, उसके लिए आपके बुक में एक डायग्राम दिया है, पेज पलटा दो, देखो ये जो है पेज नंबर, ये जो है पेज नंबर 1110, ठीक है। 5.1 वाला जो है, स्प्रिंग के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को देखो यानी अटैच किया गया है और इसको क्या किया करेंगे, और ये जो स्प्रिंग है एक रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है या ब्लॉक है ऑफ मास m, इसको खींचेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो। याद रखो, उसने एक चीज़ बोला है कि वो जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मतलब क्या, ये फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करेगा। इसका मतलब इसका जो मूवमेंट है ये फ्रिक्शन की वजह से अफेक्टेड नहीं रहेगा, तो ये फ्रीली मूव करेगा। जैसा कैरम के ऊपर पाउडर डालते तो फ्रीली स्ट्राइकर चलता है ना, तो वैसा समझ में आ गया। तो ये क्या बोल रहा है कि ये लीनियर मोशन है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में आगे जा रहा है, स्ट्रेट पाथ से पीछे आ रहा है, स्ट्रेट पाथ से आगे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लीनियर
सिंपल हार्मोनिक मोशन है। समझ में आया? नहीं समझा? और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ये बॉब वाला। एंगुलर मतलब क्या? देखो अब ये इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, तो यहाँ पर कहीं एंगल बनाया कि नहीं? तो इसीलिए उसको बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोला आप लोगों को समझ में आ गया? तो ये दो एग्जांपल याद रखिए। एक वो जो रिजिड सपोर्ट यानी कि दीवार से स्प्रिंग, और स्प्रिंग से अटैच है एक बॉक्स जिसका मास है m यानी ब्लॉक, और इसको अगर हम लोगों ने एक साइड में खींचे और छोड़ दिए ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो ये क्या करेगा? फ्रीली आगे पीछे होगा, टू एंड फ्रो। इसका मतलब क्या हो गया? ये सीधी लाइन में आगे जा रहा है, सीधी लाइन से पीछे आ रहा है, तो ये हो गया लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया? और एंगुलर वाला कौन सा है? ये पेंडुलम जैसा। समझ में आया? तो ये हो जाता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ गया? तो ये बताया गया है, ठीक है। तो इसका ये टाइप है, ठीक है। और इसका डेफिनेशन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे लास्ट में, जब हम लोग का डेरिवेशन अगर हो जाएगा तो। ये डेफिनेशन इसका है ना? हाँ है भी, और लास्ट में भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ पहले बोलो इतना समझ गया आप लोगों को, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये वाला जो है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। इसको लेकर कुछ थोड़ा सा बोल देता हूँ कि सपोज करो ये बॉब यहाँ पर बांध रहा उतना ही है, ठीक है। तो ये बॉब जो है ऐसा बांधा हुआ है, और सपोज करो इसको ऐसा लेकर मैंने छोड़ दिया, तो ये ऐसा ऐसा होते रहेगा। ज़रा ध्यान से सुनो। फ्रॉम मीन पोजीशन, या मैं MP लिख दूँ क्या? फ्रॉम मीन पोजीशन टू राइट, फ्रॉम राइट टू मीन पोजीशन। देखो मीन पोजीशन से शुरू हुआ, ठीक है। फ्रॉम राइट टू मीन पोजीशन, फिर फ्रॉम मीन पोजीशन टू लेफ्ट एंड, हाँ वही एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट, फिर एंड फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन। ये पूरा मिलाकर एक ऑसिलेशन होता है इस एग्जाम्पल में। समझ में आया? मैं सेंटर से कंसीडर करो, मुझे मालूम है उसको यहाँ खींचना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा तो वो मूव करेगा, लेकिन सपोज करो हम लोग को एक सेंटर को कंसीडर करके चलते हैं। सपोज करो यहाँ से हम लोग ने इसके ऑसिलेशन को गिनना शुरू किए, तो यहीं से करेंगे अभी हम लोग। समझ में आया? तो देखो मीन से सपोज करो पहला राइट में गया एक, फिर राइट से मीन पर आया, हालांकि रुकेगा नहीं, मीन से एक्सट्रीम लेफ्ट पे गया, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट से मीन पर आया। ये पूरा मिलाकर शुरू मीन से हुआ लेकिन ख़त्म भी वापस मीन पे हुआ, ये अपोजिट डायरेक्शन जाकर, तो तब उसको बोलेंगे क्या? वन ऑसिलेशन हुआ। तुम लोग को समझा वन ऑसिलेशन कैसा हुआ? ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या? वन ऑसिलेशन, ठीक है। इसको या फिर इसको बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड एज अ पीरियड, वन पीरियड इज कंप्लीटेड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चलो जल्दी बोलो। एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन किया, खत्म। समझ में आया? देखो सॉरी, एक ऑसिलेशन, देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, एक ऑसिलेशन एक सेकंड में कितना बार किया? समझ लो 5 बार किया, तो क्या हो जाएगा? 5 बार उसको उसकी फ्रीक्वेंसी है। और याद रखो ऑसिलेशन को हर्ट्ज से गिना जाता है, मतलब इसका यूनिट क्या है? Hz, जिसमें H कैपिटल है, Z स्मॉल है। हर्ट्ज इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। समझ में आया? तो ये हर्ट्ज है। तुम लोग को समझा? जैसे हम लोग कोई मास को किलो में गिनते हैं, लेंथ को जो है मीटर में गिनते हैं, वैसा ही ऑसिलेशन को हर्ट्ज में गिनेंगे। तो याद रखो फ्रीक्वेंसी कैसा गिनेंगे? हर्ट्ज में गिनेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या रहेगा? एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, जो भी ऑसिलेशन होगा उसके अमाउंट के साथ Hz जो है यानी कि हर्ट्ज एज अ यूनिट डाल देंगे। इतना समझा आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद अब आता है क्या? लीनियर SHM, दैट इज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ बोलिए। हाँ उठा लो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ज़रा देखो हम लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब क्या? ये एक रिजिड सपोर्ट है, समझ लो दीवार वगैरह कुछ होंगी, ठीक है। और
उसके साथ ही एक सरफेस अटैच है, ठीक है, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किए, एक अरे उल्टी स्प्रिंग हो गई, हम लोगों ने क्या किए, एक स्प्रिंग बांधे और इस स्प्रिंग पे हम लोगों ने क्या किए, एक बॉक्स बांध दिए या अटैच कर दिए ऑफ मास m। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लीनियर मतलब क्या, सीधी लाइन पे कोई टू एंड फ्रो वाला मोशन कर रहा है। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल उन्होंने क्या बोले, एक रिजिड सपोर्ट के जरिए से स्प्रिंग अटैच किए और उस स्प्रिंग के साथ एक m मास वाला कोई ऑब्जेक्ट या बॉक्स अटैच किए और उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिए ताकि उसके मूवमेंट में कोई फ्रिक्शन का इंटरफियरेंस ना हो। इतना समझ गया, ठीक है। ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन है, ठीक है। अब ऊपर क्या बताया है, देखो उसने उसकी पोजीशन बताया है, बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऊपर क्या बताया है, हाँ, उसको स्ट्रेच किया गया है, उसको क्या किया गया है, स्ट्रेच किया गया है। अब जब उसको स्ट्रेच किया गया है, डेफिनेटली वो अपना मेन पोजीशन छोड़कर चला गया, समझ में आया, वो अपना मेन पोजीशन छोड़कर चला गया और वो ज़्यादा दूर चला गया वो कुछ डिस्प्लेस हो गया, ऊपर क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो गया भाई ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, dx है क्या x है, एक्स। हाँ, और हाँ बुक है ना x है, समझ में आया। तो याद रखो ये बराबर सेंटर से गिनेगा, ये याद रखो, अपना बेसिक छोड़ने का नहीं है। तो ये क्या, ये डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x, ठीक है। अब जब इसको खींचे तो याद रखो जैसा उसको छोड़ेंगे वही चीज़ वर्क डन हुआ। क्यों, क्योंकि फोर्स लगाकर हमने क्या किए, उसको पीछे किए, डिस्प्लेस किए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, तो यानी कि वर्क डन हुआ। और जैसे हम लोगों ने उसको पीछे किए, हमारा वर्क डन इज बीन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस बॉक्स। जैसे हमने छोड़े तो क्या हो गया, दिस बॉक्स का जो पोटेंशियल एनर्जी था इज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। प्लीज़ ये हमेशा याद रखो, कोई चीज़ को हम लोग किसी से अटैच किए और उसको खींच रहे हैं, वर्क डन हुआ। क्यों, क्योंकि हमने फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस किए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन स्टोर हुआ उस ऑब्जेक्ट के अंदर, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। और जब पोटेंशियल एनर्जी को यानी उस बॉक्स को हम लोग छोड़ेंगे, हमारी दी हुई पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और वो मूव करेगा। इतना बेसिक चीज़ याद रखो, समझ में आ गया। तो जैसा उसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू एंड फ्रो करके मूवमेंट करेगा। सपोज करो वो मूवमेंट करते हुए ऐसा कॉम्प्रेस हो गया, बस इतना। सपोज करो ये कॉम्प्रेस हुआ और ये टेढ़ा नहीं हुआ लेकिन कॉम्प्रेस हुआ, ये यहाँ तक आ गया। अरे समझा। अब देखो क्या बहुत तोड़ा हुआ रे, ऐसा और कम। मुझे याद आ गया, स्प्रिंग बहुत बारीक हो गई थी। हाँ बस बस ना, हाँ, रिक्शा वाला हूँ ना मैं, बस करके, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है, ये एरिया जो उसने कवर किया या डिस्प्लेस किया, इसका डिस्प्लेसमेंट किससे दिया गया, dx से। एक्स ही नहीं। डी तो देता ही है तू, चाहे ऐसे, ठीक है। तो ये x है, तो ये याद रखो, ये कॉम्प्रेस्ड सिचुएशन है या कंडीशन है ये, और ये स्ट्रेच्ड है। और सर वो माइनस है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और ये माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट में है। ये जो है अभी इधर गया था, अब छोड़े तो मीन पे आकर फिर इधर गया, तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द प्रीवियस डायरेक्शन, इसके लिए उसको माइनस में देंगे, वो तो अंडरस्टूड है। तो ये ऐसा चल रहा है, इसको बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे बोले समझा। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अभी एक कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दे आर अपोजिट टू ईच अदर। दे आर अपोजिट टू ईच अदर मतलब क्या, इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। मैं बताता। सपोज करो ये हम लोगों ने फोर्स लगा के यहाँ पर खींचे, ये हमारा इनिशियल था। जैसा छोड़े क्या हो जा रहा है, मेन पोजीशन पे रखने के लिए उसको ये स्प्रिंग की इलास्टिसिटी फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींच रही है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, मगर स्प्रिंग की इलास्टिसिटी उसको
क्या कर रही है, उस डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन पे लाने के लिए क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है इन अपोजिट डायरेक्शन, ताकि वो इधर आ जाए। मगर इनर्शिया है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो डेफिनेटली वो एक जगह पे रुकेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा इधर आ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन समझ में आया? तो याद रखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसके लिए माइनस में आएगा। इतना समझा? अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी की साइन अगर आपको हटाना है और इक्वल की साइन डालना है तो आपको कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो हम लोग डाल देंगे इसको इज इक्वल टू के, और ये माइनस माइनस इधर ही रहेगा। ठीक है, कुछ समझा आपको? f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हम लोगों ने डाल दिए। क्यों? क्योंकि k इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाकर इक्वल की साइन डालेंगे। तो k क्या है हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ याद रखो, यहाँ पर k इज नथिंग बट फोर्स कांस्टेंट। क्या है ये? इसका नाम दिया गया फोर्स कांस्टेंट। बोलो समझा? समझा? क्या किया हम लोगों ने, फोर्स लगाए और उसको डिस्प्लेस किए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ दिस स्प्रिंग, फोर्स लगाकर उसको क्या कर रही है, उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लेकिन क्या हो जा रहा है, इट इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन, इसके लिए माइनस आ गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाना और इक्वल की साइन डालना है तो कांस्टेंट डालना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने के एज अ कांस्टेंट डाले, माइनस साइन वैसी ही रह गई, और ये के जो है उसका नाम क्या है, फोर्स कांस्टेंट। समझ में आया? अभी ज़रा ध्यान से सुनो, अब क्या हो जा रहा है, अब हमारे पास एक्सेलरेशन, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाता है, यहाँ पर लिखना है हम लोगों को अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू एम ए। अब हम लोगों को एक्सेलरेशन से रिलेटेड हम लोग को इक्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए, आगे थोड़ा समझेगा। तो क्या हो जा रहा है कि F अपॉन एम, अरे बराबर ना, इज इक्वल टू ए। अरे इतना समझा कि नहीं? न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर है। अब हमको अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ फेंकेंगे। अब हम लोग इस फोर्स F की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 वाली वैल्यू डालेंगे। इस फोर्स की जगह पर हम इक्वेशन 1 की वैल्यू डालेंगे, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस के एक्स अपॉन एम। बोलो समझा? अब एक्सेलरेशन को एक साइड में रखें, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स का भी हम लोगों को ये एक रिलेशन बताना है। तो इधर पे यहाँ ध्यान दो कि एक्सेलरेशन मास को नीचे लेके चले गए, फोर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, इतना हो गया। इस फोर्स के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जो फोर्स की जगह पर हम लोगों ने ये वैल्यू डाले जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 में डाले थे, तो वो क्या है, माइनस के एक्स डाल दिए, एक्सेलरेशन वाला हो गया फॉर्मूला। इतना समझा? हाँ, अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, ज़रा यहाँ पर ध्यान दो। मैं ये मिटा दूँ, ठीक है, नहीं तो जगह नहीं है इसके लिए, सो सॉरी। आप लोगों के डायग्राम बुक में तो है ना, तो वो थोड़ा अपन रेफ़र कर लेंगे जब ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पर याद रखो, ये जो इक्वेशन है A इज़ इक्वल टू माइनस के अपॉन एम, और ये x। कुछ समझा आपको? मैंने कॉमन टर्म्स या कॉमन वैल्यूज़ एक साथ ले लिया। वो क्या है, k मतलब कांस्टेंट होता, अभी हम लोगों ने बोले थे कि ये फोर्स कांस्टेंट है ना, और मास m इज इक्वल टू व्हाट, मास, और मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे आप अलग प्लेनेट पे भी क्यों ना चले जाओ। तो ये दोनों कांस्टेंट है, मैं दोनों को निकाल रहा हूँ। अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल की साइन हट जाएगी और प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बट इसका डायरेक्शन भी फोर्स की तरह अपोजिट रहेगा। एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में। सेम वैसा ही जैसा हम लोगों ने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का देखे थे। समझ में आया? इसका मतलब एक बात समझ में आई, फोर्स और एक्सेलरेशन इक्वल है इस एग्जाम्पल में, दोनों भी। हाँ, डायरेक्शन के लिहाज से कुछ समझ में आ रहा है?
हाँ, या हम ऐसा बोलेंगे जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो याद रखो, इसके बेसिस पे हम लोगों को लीनियर इक्वेशन का या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक डेफिनेशन है पेज नंबर 111 के ऊपर। पेज नंबर 111 के ऊपर देखो, ये एक मिनट जाओ, इटालियन फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स, और ब्रैकेट में देखो और एक्सेलरेशन लिखा है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब ये क्या बोल रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ अपना डायरेक्शन रखता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट उससे अवे रखता है। देखो वही बोला गया है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट सेम है इस एग्जाम्पल के हिसाब से, is always directed towards the mean position and its magnitude। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, अंडरलाइन करके चाहे तो लिख सकते हो ग्रेटनेस। देखो मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वो आपका ग्रेटनेस बताता है। ग्रेटनेस मतलब वैल्यू बताता है। वैल्यू मतलब क्या, मैं बोलूँगा मैं 50 kg का हूँ, तो 50 इज माई मैग्नीट्यूड, समझ में आया। 50 नंबर जो है वो मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। अरे समझ में आया, समझ में आया। मैं बोलूँगा मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ, 50 इज माई मैग्नीट्यूड। यूनिट नहीं, यूनिट को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, खाली 50 वर्ड को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या कि फोर्स, ये जो मैग्नीट्यूड वाला है ना, मैं ये लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ और उसको हिंदी में समझाता हूँ। देखो कहाँ से पढ़ रहा हूँ, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसको हिंदी में समझाओ। इसका मतलब ये होता है कि फोर्स कम है तो डिस्प्लेसमेंट कम है, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो फोर्स कम है। उल्टा बोल रहा हूँ मैं, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो फोर्स कम है। मतलब समझा, फोर्स अगर कम लगा कर खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा। हाँ, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से उसको कितना डिस्प्लेस किए वो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लगाए। समझ में आया, ज़्यादा फोर्स लगाए तो ज़्यादा दूर खींचा जाएगा आपका जो भी बॉब वगैरह। अब समझ में आया। तो ये डेफिनेशन समझा आप लोगों को।